हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फर्स्ट वन एकेडमी। मैं हूं आर रवि। और आप सब जानते हैं कि अभी जेई मेन का एग्ज़ाम चल रहा है। तो जेई मेन में आपको इस बार चार अटेम्प्ट्स दिया गया है। फेब में दे सकते हैं, मार्च, अप्रैल, मई। तो ये फॉर्म भरते समय आपने डिसाइड किया होगा कि आपको कब एग्ज़ाम देना है। मोस्टली स्टूडेंट्स ने चारों फेज में अपियर होने के लिए फॉर्म फिलअप कर दिया है। तो जिनका भी फेब वाला एग्ज़ाम हो चुका है तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर एग्ज़ाम खराब भी गया है, अच्छा नहीं गया उतना, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आगे अभी आपके और भी चांसेस है, मार्च अप्रैल में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आगे के फेजेस को ध्यान में रखते हुए हमने जी मैन का जो पिछले 20 साल का प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको डिस्कस करने का सोचा है। तो आपके लिए डेडिकेटेड है, प्योरली फॉर जी मैन। प्रीवियस 20 इयर्स का प्रॉब्लम मैं डिस्कस करने वाला हूँ फिजिक्स का। तो आज सबसे पहला वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इस पार्ट वन में 2002 से लेकर 2005 तक का प्रॉब्लम होगा। ऑलराइट। तो जिन लोगों का आने वाले फेजेस में एग्जाम है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। आप आइए हमारे चैनल फर्स्ट वन एकेडमी पे और सब्सक्राइब कीजिए, और ये सारे प्रॉब्लम्स का रिवीजन आप कर सकते हैं हमारे साथ साथ। और ये सिलसिलेवार ढंग से चलता रहेगा, टॉपिक बाय टॉपिक। तो बहुत ही कम समय में आपको मैं रिवाइज करा दूंगा पूरा का पूरा फिजिक्स। सो आइए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को के साथ अपना रिवीजन करते रहिए। तो आइए चलते हैं पहले प्रॉब्लम पे। तो ये 2002 का प्रॉब्लम है। ऑन मूविंग ए चार्ज ऑफ 20 कूलम बाय 2 सेंटीमीटर, 2 जूल ऑफ वर्क इज डन, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज। तो 20 कूलम का चार्ज है, उसको 2 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस किया गया, और इस डिस्प्लेसमेंट में कितना जूल वर्क हुआ, 2 जूल का वर्क हुआ। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो ये वेरी सिंपल प्रॉब्लम है। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाय द चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज नथिंग बट the work done in bringing the charge from one point to the other point are divided by the amount of charge. So work done is 2 joule and the charge is 20 coulomb, 20, so this will be 0.1 volt, 0.1 volt. All right, तो ये होगा 0.1 volt. So option A is correct. Let's go to the second problem. If there are n capacitors in parallel connected to V volt source, then the energy stored is equal to। तो n कैपेसिटर्स पैरेलल में है, ठीक है। तो आप जानते हो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, C इक्विवेलेंट इज C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन अप टू Cn। फाइन। तो सो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल्स NC, बिकॉज देयर आर n कैपेसिटर्स। क्वेश्चन में ईच कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मेंशन नहीं है, बट ऑप्शंस में आप देख सकते हो कि C दिया हुआ है। तो सपोज ईच कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस C, देन अगर पैरेलल में आप इसे कनेक्ट करोगे तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा NC। और एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ C इक्विवेलेंट इनटू V स्क्वायर, that will turn out to be half NC into V square, which is in option B, जो कि आपका ऑप्शन B में है, half NC into V square। Fine. Next one. A charged particle Q is placed at the center O of cube of length L। A B C D E F G, ये 8 वर्टिसेस दिया हुआ क्यूब का। तो क्यूब के सेंटर O पे एक चार्ज पार्टिकल Q रखा हुआ है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे। ऑलराइट, ये चार्जेस है। फाइन। और another same charge Q is placed at a distance L from O, then the electric flux through ABCD is। एक और चार्ज Q अमाउंट का चार्ज बाहर रखा गया जो सेंटर से L डिस्टेंस पे है। तो आपको बताना है ABCD फेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस कर रही है। तो मैं ये डायग्राम फिर से इधर बना रहा हूं। तो ये फेस है हमारा A
बी सी एंड डी। इसके अंदर सेंटर पे एक चार्ज है क्यू और इससे एल डिस्टेंस पे बाहर भी एक चार्ज है क्यू। तो चूंकि सेंटर से एल डिस्टेंस पे और उसका साइड लेंथ भी एल है, ठीक है, तो अगर हम लोग एक और क्यूब इस तरह एल साइड लेंथ का कंस्ट्रक्ट करें तो समझ सकते हैं ये वाला जो चार्ज जो कि बाहर था ये दूसरे वाले क्यूब के सेंटर पे आ जाएंगे, ठीक है, दूसरे वाले क्यूब के सेंटर पे आ जाएंगे। तो इनफैक्ट ए बी सी डी ये जो फेस है इसके रिस्पेक्ट में दोनों चार्जेस का लोकेशन देखा जाए, उसका ओरिएंटेशन देखा जाए, पोजीशन देखा जाए तो ये सिमेट्रिकल है। एबीसीडी से कितने डिस्टेंस पर है ये चार्ज, तो l/2। ये चार्ज भी कितने डिस्टेंस पर, तो l/2, ठीक है। एबीसीडी फेस का जो सेंटर है वहां से पास करने वाले परपेंडिकुलर लाइन पर है, ये भी सेंटर से पास करने वाले परपेंडिकुलर लाइन पर है, ठीक है। तो दोनों का एक्चुअली क्या है, पोजीशन सिमेट्रिकल है। तो सिंपली केवल अगर ये कहा जाए कि एक क्यूब है और उसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, तो किसी एक फेस एबीसीडी से कितना फ्लक्स क्रॉस करती है, तो ये आप जानते हो टोटल फ्लक्स होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट एंड देयर आर 6 फेसेस। तो सो ये एबीसीडी फेस के थ्रू या किसी भी एक फेस के थ्रू कितना हो जाएगा, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहां आइए, एबीसीडी के थ्रू हो जाएगा इस वाले चार्ज की वजह से जो कि क्यूब के अंदर था Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इसके लिए आउटगोइंग होगा। और इस चार्ज के लिए फिर क्या होगा, अगेन Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, बट इसके लिए डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। तो दोनों का फ्लक्स सेम अमाउंट का Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट थ्रू एबीसीडी, बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सो नेट फ्लक्स थ्रू एबीसीडी is actually 0, Q by 6 epsilon naught minus Q by 6 epsilon naught equals 0. So correct answer is option B, ठीक है, टोटल फ्लक्स 0 हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, if a charge Q is placed at the center of the line joining two equal charges Q such that the system is in equilibrium, then the value of Q is। तो दो चार्ज है Q, कैपिटल Q अमाउंट का, और उसके को ज्वाइन करने वाले लाइन के सेंटर पे एक छोटा चार्ज Q रखा गया और इस तरह से ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो स्मॉल q का वैल्यू कितना होगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q। तो लेट्स सी, तो ये कैपिटल Q और इसके सेंटर पे रखा गया एक स्मॉल q। ऑल द थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। ध्यान दो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब तीनों चार्जेस इंडिविजुअली रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है। तो बीच में जो चार्ज है स्मॉल q ये ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में है, इस ये सेटिस्फाइड है, इसके लिए हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैपिटल Q स्मॉल q इसके बीच में फोर्सेस है K Q बाय डिस्टेंस, सपोज ये R है और ये भी R है तो R², और इस दोनों के वजह से जो फोर्सेस है अगेन K Q बाय R², दीज टू आर इक्वल एंड अपोजिट। तो सो बीच वाला चार्ज डेफिनेटली रेस्ट में है, चाहे उसका अमाउंट कुछ भी हो, ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, हमने पॉजिटिव मान के बनाया। सपोज कैपिटल Q पॉजिटिव है, स्मॉल q भी पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा और ये कैपिटल Q भी इसे रिपेल करेंगे, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट। अगर माइनस भी मान लो, नेगेटिव भी इसको मान लो, तो लेफ्ट वाला जो कैपिटल Q है इसे अट्रैक्ट करेगी, राइट वाला कैपिटल Q अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो अगेन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होगा, तो वो डेफिनेटली रेस्ट में है, तो उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। नौ बचा ये दोनों Q, अगर कैपिटल Q राइट वाला रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो लेफ्ट वाला भी होगा बिकॉज दे आर प्लेस्ड सिमेट्रिकली, ऑलराइट। तो सो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, सपोज इस कैपिटल Q के। तो इस कैपिटल Q पे कौन कौन से फोर्सेस हैं, तो स्मॉल q के वजह से K Q बाय R², और इस कैपिटल Q के वजह से तो ये भी किस डायरेक्शन में होगा, अगर सबको पॉजिटिव ही माने हम तो सब एक ही डायरेक्शन में होगा, तो फिलहाल पॉजिटिव मानते हुए लिखो K Q² बाय 2R होल स्क्वायर। लेकिन दोनों एक डायरेक्शन में होना नहीं चाहिए, अगर सब पॉजिटिव मानोगे तो एक ही डायरेक्शन में होगा, लेकिन होना नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली इसमें से एक नेगेटिव होगा, आइदर स्मॉल q नेगेटिव होगा या कैपिटल Q नेगेटिव होगा।
या इन अदर वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं दे आर अपोजिट टू ईच अदर, स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू आर अपोजिट टू ईच अदर, ये क्लियर है। बट मैथमेटिकली हम लोग इजीली के बता सकते हैं, बस इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो। के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर इक्वल्स 0, इक्विलिब्रियम में होना है सो 0 के इक्वल कर देते हैं। तो सो इससे क्या मिल जाएगा आपको, के कैपिटल क्यू आर स्क्वायर कैंसिल, तो q इक्वल्स माइनस क्यू बाय 4, ऑलराइट, q इक्वल्स माइनस क्यू बाय 4। तब देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी, q इक्वल्स माइनस क्यू बाय 4 विच इज एन ऑप्शन डी, फाइन। नेक्स्ट वन, capacitance in farad of a spherical conductor with radius 1 meter is। तो ये वेरी सिंपल प्रॉब्लम है। अगेन स्फेरिकल कैपेसिटर का स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस, तो इसका फॉर्मूला आप जानते हो, C इक्वल्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 एंड R इज हाउ मच 1 मीटर, तो दिस मच फैराड। तो सो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, जाएगा 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 फैराड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 10 फैराड, फाइन। प्रॉब्लम नंबर 6, ये 2003 का है। If the electric flux entering and leaving an enclosed surface respectively is phi1 and phi2, the electric charge inside the surface will be, electric flux entering and leaving an enclosed surface respectively is phi1 and phi2। तो फ्लक्स को साइन असाइन करने का क्या रूल है कि लीविंग एंटरिंग फ्लक्सेस एंड लीविंग फ्लक्सेस दोनों का साइन क्या होता है, अपोजिट लिया जाता है। अगर एंटरिंग फ्लक्स को एक्चुअली नेगेटिव लिया जाता है और लीविंग फ्लक्स को पॉजिटिव लिया जाता है। ऐसा क्यों? तो जैसे ये कोई सरफेस है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, क्रॉस कर रही है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो लीविंग फ्लक्स के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है, एक्यूट एंगल पे होता है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डी एस। अगर एक्यूट एंगल है दोनों के बीच तो ई डॉट डी एस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और एंटरिंग अगर होता है, जैसे ये कोई सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें एंटर कर रही है, तो इसका एरिया वेक्टर है आउटसाइड, ऑलराइट, बट इलेक्ट्रिक फील्ड है इनवर्ड डायरेक्टेड। तो ये जो एंगल है दोनों के बीच का, ये एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है। तो दैट्स व्हाई लीविंग फ्लक्सेस आर टेकन एज पॉजिटिव and entering fluxes are taken as negative, all right। तो इसमें देखो entering है phi1, leaving है phi2, तो so changes phi2 minus phi1, ये total flux हुआ, ठीक है। equals from Gauss law total flux through a surface is charge divided by epsilon naught, ठीक है, charge inside, actually charge inside divided by epsilon naught। तो so inside charges will be Q inside equals phi2 minus phi1 times epsilon naught। Q inside is phi2 minus phi1 times epsilon naught। So correct answer is option A, phi2 minus phi1 times epsilon naught, so A। Next one, a sheet of aluminum foil of negligible thickness is introduced between the plates of a capacitor, the capacitance of the capacitor। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच में थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उसकी वजह से कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा। सपोज ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और इसमें थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल इंट्रोड्यूस कर दिया, एल्यूमिनियम फॉयल, तो इसकी वजह से कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा। तो इसकी प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस सपोज डी, एरिया ए। तो अगर ये शीट ना हो, एल्यूमिनियम फॉयल ना हो, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ऑलराइट। बट अगर कोई मेटालिक प्लेट है, विथ ए मेटालिक प्लेट
ऑफ थिकनेस T अगर दोनों प्लेट के बीच में है तो तब कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T। ठीक है, अगर मेटालिक प्लेट इंट्रोड्यूस किया गया है और उसकी थिकनेस कितनी है, T है थिकनेस, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T। बट अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया है जिसकी थिकनेस T है, तो विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T, तो स्लैब अगर इंट्रोड्यूस है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T प्लस T बाय K। और ये K क्या है, तो K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो डिफरेंट सिचुएशंस के लिए हमने आपको दे दिया। बट इस प्रॉब्लम में क्या है कि मेटालिक प्लेट इंट्रोड्यूस किया गया है जिस थिन एल्यूमिनियम फॉयल है, तो फॉर थिन एल्यूमिनियम फॉयल T टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसमें T को 0 रख देंगे तो C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A बाय D ही रहेगा, जो कि विदाउट फॉयल भी होना चाहिए था। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो सो आंसर कौन सा होगा, नो चेंज इन द कैपेसिटेंस, सो रिमेन्स अनचेंज्ड, ऑप्शन बी। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि रिवीजन में हम लोग ये जो भी अच्छे प्रॉब्लम्स आएंगे जहां पे कॉन्सेप्ट्स होगा, तो वो मैं आपको थोड़ा आगे पीछे कॉन्सेप्ट्स को डील कर दूंगा। ठीक है, तो रिवीजन में ये आपको काफी मदद करेगा, आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी मदद करेगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल पे आइए, फर्स्ट वन एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना भी ना भूलें, बिकॉज ये हम आप ही लोगों के लिए बना रहे हैं, आप ही के वेलफेयर के लिए बना रहे हैं। तो हमें भी अलग अलग लोगों तक, अलग अलग स्टूडेंट्स तक, डिफरेंट स्टूडेंट्स तक इसे पहुंचाना है। तो और ये आप ही की मदद से हो सकता है। सो आप इसे फायदा उठाएं जरूर, लेकिन साथ ही साथ लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। राइट, नेक्स्ट, a thin spherical conducting shell of radius r has a charge q. Another charge q is placed at the center of the shell. The electrostatic potential at a point p, a distance r by 2 from the center of the shell is. तो there is a thin spherical shell जिसकी रेडियस है r और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली q, और कंडक्टिंग है तो यूनिफॉर्म भी होगा। अनदर चार्ज q है जो कि रखा गया उसके सेंटर पे। इस तरह का सिस्टम है हमारा, इस पे चार्ज है Q और इसके सेंटर पे चार्ज है Q और इसके रेडियस है R। बट R बाय 2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट है सपोज P, जिसकी डिस्टेंस है R बाय 2। ठीक है, R बाय 2 डिस्टेंस पे ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है हमारा P R बाय 2 डिस्टेंस पे। तो अब आपको बताना है P पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है। तो चलो इसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगर कोई स्फेरिकल चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है जिसपे चार्ज है Q और उसके रेडियस है R, तो इसके पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो चलो देखते हैं। V आउट मतलब आउटसाइड पॉइंट के लिए, इस स्फेयर से बाहर के पॉइंट के लिए। तो फॉर आउटसाइड पॉइंट्स दिस चार्ज बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। ठीक है, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, और ऐसे पॉइंट चार्ज जो कहां पे रखा गया है, सेंटर पे रखा गया है। ठीक है, तो जस्ट पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ डिवाइडेड बाय R, यही फॉर्मूला होगा फॉर R ग्रेटर देन इक्वल टू R। फाइन, इनसाइड पॉइंट्स के लिए भी इनसाइड पॉइंट्स के लिए क्या होता है, तो जितना पोटेंशियल इसके सरफेस का होता है उतना ही पोटेंशियल इसके इनसाइड के हर पॉइंट का होता है। ठीक है, तो V इनसाइड इज नथिंग बट पोटेंशियल ऑफ द सरफेस, और सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा, KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R। ठीक है, तो दिस वन इज फॉर R लेस देन इक्वल टू R। फाइन, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए KQ बाय स्मॉल r जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, और इनसाइड पॉइंट के लिए कांस्टेंट पोटेंशियल है और उतना ही है जितना कि इसके सरफेस का होता है। तो ये इसका फंडा है, इसका कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो लेट्स सॉल्व इट।
पोटेंशियल V कहाँ का, P का। तो ये जो खुद का चार्ज है स्मॉल q, इस स्मॉल q के लिए क्या है कि ये इनसाइड का पॉइंट है, तो इनसाइड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, k स्मॉल q डिवाइडेड बाय r। और जो पॉइंट चार्ज सेंटर पे है तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला इसके लिए लगेगा, तो सिंपली r/2 डिस्टेंस है, तो k q डिवाइडेड बाय r/2, तो यही इसका आंसर होगा। तो ये आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है। तो k q बाय r 1/4 q बाय r, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2k q बाय r, तो जो कि दिया गया किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी, k q बाय r और 2, इसमें ये आ जाएगा 2k q बाय r। ऑलराइट, ऑप्शन सी। प्रॉब्लम नंबर 9, the work done in placing a charge of 8 into 10 power minus 18 coulomb on a condenser of capacity 100 microfarads। तो कंडेंसर कैपेसिटर को चार्ज करने में कितना वर्क होता है, ठीक है। तो वर्क डन इन प्लेसिंग ए चार्ज, ठीक है, चार्ज को प्लेस करना, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो कितना चार्ज प्लेस करना है, Q इक्वल्स 8 into 10 to the power minus 18 कूलम, और कैपेसिटेंस कितना है 100 माइक्रो फैराड। ऑलराइट, तो इस पे चार्ज को प्लेस करने में कितना वर्क करना होगा, तो जितना हम वर्क करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज गिवन बाय Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C। ऑलराइट, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C, तो इसी से आपको वर्क डन भी मिल जाएगा। तो Q स्क्वायर, तो 8 into 10 to the power minus 18 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स C 100 into 10 to the power minus 6 जूल। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, देखिए क्या आता है। तो 8864 डिवाइडेड बाय 2 32 एंड 10 टू द पावर माइनस 36 एंड ये दोनों मिलके हो जाएगा -4, तो ऊपर जाएगा -36 प्लस 4, so 10 to the power minus 32 joule, so correct answer is option A, sorry 32, not A, 32 into 10 to the power minus 32, this is option D, 32 into 10 power minus 32 joule. Problem number 10, 3 charges minus Q1 plus Q2 and minus Q3 are placed as shown in the figure. The x component of the force on minus Q1 is proportional to, ठीक है, तो 3 चार्जेस दिया गया है माइनस Q1 प्लस Q2 एंड माइनस Q3। तो आपको बताना है कि माइनस Q1 पे जो फोर्सेस है, ठीक है, जो कि एक्चुअली ऑरिजिन पे है, माइनस Q1 कहाँ पे है, ऑरिजिन पे, ये है माइनस Q1, ठीक है, माइनस Q1। तो इस पे जो फोर्सेस लग रहा है आपको बताना है वो किसके प्रोपोर्शनल है, और फोर्सेस टोटल नहीं, एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस। चलो, तो ये जो Q2 चार्ज है, ये Q2 चार्ज इस माइनस Q1 को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इस फोर्स का वैल्यू क्या होगा, फोर्स ऑन 1/2, तो K माइनस Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस B दिया सो B स्क्वायर, फाइन। और ये जो माइनस Q3 है, यहाँ पे ये है माइनस Q3, तो माइनस Q3 की वजह से इस पे कितने फोर्स लगेंगे, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, रिपल्सन होगी, इस डायरेक्शन में फोर्स आएगी, फाइन। तो इस डायरेक्शन में फोर्स ऑन 1/3, तो Q1 Q3 डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। बट बी केयरफुल, आपको इस दोनों को सिंपली ऐड नहीं कर देना बिकॉज दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और साथ ही साथ आपको सिर्फ x कंपोनेंट बताना है, तो इन दोनों का x कंपोनेंट आप ऐड कर दो। तो F12 ऑलरेडी ये x डायरेक्शन में है, F12, तो इसका x कंपोनेंट वही रहेगा माइनस K Q1 Q2 बाय B स्क्वायर, और इसका x कंपोनेंट क्या होगा, तो आपको ये एंगल दिया गया है थीटा, ठीक है, तो y एक्सिस को नीचे बढ़ाएंगे तो ये थीटा है, तो इस F31 का एक कंपोनेंट y डायरेक्शन में, दूसरा x डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में हो जाएगा F31 साइन थीटा। ऑलराइट, F31 साइन थीटा।
तो साइन थीटा के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस के Q1 Q2 बाय बी स्क्वायर प्लस के Q1 Q3 बाय ए स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी देखना है, प्रोपोर्शनलिटी देखो इसमें Q1 दोनों में है, उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ है Q2 बाय बी स्क्वायर और ये Q3 साइन थीटा बाय ए स्क्वायर। ठीक है, तो Q2 बाय बी स्क्वायर एंड Q3 साइन थीटा बाय ए स्क्वायर किस में है वो देखें, और प्लस माइनस का भी ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ जो F12 को हम लोगों ने माइनस रखा, ये माइनस करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में, तो माइनस को आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन है राइटवर्ड डायरेक्शन में ऑलरेडी है, एक्स कंपोनेंट बताना है, तो सो वो पॉजिटिव होगा, तो सो दोनों में एक्चुअली पॉजिटिव साइन आएगा। तो Q2 बाय बी स्क्वायर Q3 बाय ए स्क्वायर साइन थीटा, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिया गया है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Right. Next, the length of a given cylindrical wire is increased by 100% due to the consequent decrease in diameter. The change in the resistance of the wire will be. Actually ये प्रॉब्लम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है नहीं, ये करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का ये आज आ गया। चलो फिर भी हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो लेंथ को इंक्रीज किया गया बाय 100%, तो आपको बताना है कि ड्यू टू द कंसिक्वेंट डिक्रीज, लेंथ बढ़ाएंगे, किसी वायर को खींचेंगे, लंबा करेंगे, तो डायमीटर रेडियस उसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो रेसिस्टेंस में क्या चेंजेस आएगा, तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स रो एल बाय ए। ठीक है, और लेंथ में हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो इस फॉर्मूला को लेंथ में चेंज कर लेते हैं, एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इंटू एल। तो ये ए इंटू एल इस वायर की क्या होगी, वॉल्यूम होगी। ऑलराइट, वॉल्यूम इक्वल्स ए एल, और ये कांस्टेंट है, ये चेंज होने वाली नहीं है। वायर को आप कितना भी पुल उसको खींचो, कंप्रेस करो, जो भी करो, वॉल्यूम नहीं बदलने वाली है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, तो सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो ये इसका बेसिक फंडा है। ठीक है, लेंथ को अगर आप बढ़ाते हैं बाय एक्सटेंडिंग द वायर, ठीक है, तो डायमीटर में चेंजेस आएगी, घटेगी। ठीक है, तो लेकिन जो भी हो वॉल्यूम चेंज होने वाली नहीं होती है, तो इन दैट केस रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो आप देखो जो लेंथ है वो 100% से बढ़ाया गया, 100 था 100 और बढ़ा दिया तो 2L हो गया, डबल हो गया। तो ठीक है, लेंथ अगर डबल हो जाएगी तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर, सो 4 टाइम्स हो जाएगी। तो 4 टाइम्स का मतलब कितना परसेंट इंक्रीमेंट, 1 से 4 मतलब 3 का इंक्रीमेंट, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट कितनी हो जाएगी, 300%। तो परसेंटेज चेंज is 3 divided by 1 into 100%, so that means 300%. Fine. 1 से 4 होने का मतलब 3 से बढ़ना, 3 टाइम्स होना, so 300% का इंक्रीमेंट होना। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 12, ये 2004 का है। Two spherical conductors B and C having equal radii and carrying equal charges on them repel each other with a force F when kept apart at some distance. तो दो स्फेरिकल कंडक्टर्स है B and C, दोनों के रेडियस इक्वल है, दोनों पे इक्वल चार्जेस है, और डेफिनेटली कुछ डिस्टेंस पे रखेंगे तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगी। तो रिपेल्सिव फोर्स दिया हुआ F अमाउंट का है। A third spherical conductor having same radius as that of B uncharged is brought in contact with B. तो A, B और C दोनों का रेडियस तो सेम है ही, एक तीसरा स्फेयर है उसका भी रेडियस उसी के इक्वल है, और लेकिन वो पहले से अनचार्ज है, तो उसको B के साथ कांटेक्ट में लाया, देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद C, फिर C के साथ कांटेक्ट में लाया, और फिर सबको हटा दिया वहां से, तो रिमूव्ड अवे फ्रॉम बोथ, C तीसरा वाला जो था उसको हटा दिया वहां से। The new force of repulsion between B and C, B और C के बीच का अब ये नया फोर्स क्या होगा, तो ये बताना। तो सपोज ये स्फेयर है B और ये स्फेयर है C, इस पे चार्ज था Q और Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ भी मान लो R है। तो अब जो ये फोर्स है ये K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर है, लेकिन अब क्या किया गया, एक तीसरा स्फेयर लाया जो कि अनचार्ज है, इस B के साथ
इसको कांटेक्ट में लाने के बाद हटा दिया, तो बी पे पहले से चार्ज था क्यू, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है, दोनों आइडेंटिकल स्फीयर है, तो बी पे जो चार्ज क्यू है ये चार्ज दोनों में इक्वली डिवाइड होगा। जब भी दो कंडक्टिंग बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगी। रीडिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होती है कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए, और बाय सिमेट्री हम लोग कह सकते हैं ये तभी होगा जब दोनों पे चार्जेस कितना हो जाए, आधा आधा, क्यू बाय टू एंड क्यू बाय टू। तो अब इस बी पे चार्ज कितना है, क्यू बाय टू है। अब बी पे चार्ज कितना है, क्यू बाय टू है। सी पे कितना है, तो सी पे है क्यू, और जो तीसरा स्फीयर ये वाली है इस पे कितना चार्ज है, क्यू बाय टू। तो इसको अब सी के साथ कांटेक्ट में लाया, इस पे चार्ज है क्यू बाय टू। तो अब फिर से ये रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी चार्ज की, क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम नहीं है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं है। तो अगेन रीडिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगी कि दोनों पे चार्जेस इक्वल अमाउंट का हो जाए, ताकि इक्वल अमाउंट होने से इक्वल पोटेंशियल हो जाए। तो टोटल चार्ज इसमें q प्लस क्यू बाय टू, दैट मीन्स 3q बाय टू है। तो इक्वली डिवाइड कर देंगे तो C पर जो चार्ज बचेगा वो हो जाएगा 3q बाय फोर, उसका हाफ, और इस पे जो भी 3q बाय फोर होगा और उसको हटा देना है। तो एक्चुअली में अब हमारे पास जो B और C बचा, B पे चार्ज है कितना, q बाय टू, और इस C पे चार्ज है कितना, 3q बाय फोर। डिस्टेंस तो चेंज होने वाला है नहीं, तो आप देख सकते हो एक चार्ज आधा हो गया, ये वाली चार्ज बी पे जो था वो आधी हो गई, और सी पे जो चार्ज था वो 3/4 हो गया। तो हम लोग जानते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो एक चार्ज की वजह से फोर्स हाफ हो जाएगी बी पे के वाले चार्ज की वजह से, और सी वाले चार्ज की वजह से फोर्स 3/4 हो जाएगी। ठीक है, तो सो फोर्स कितना टाइम्स हो जाएगी, 3/8 टाइम्स। तो पहले था F, तो अब ये हो जाएगा 3F/8। ऑलराइट, सिंपल। तो ये चार्ज का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है जब दो बॉडी को कांटेक्ट में लाता है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन तब तक होते रहती है जब तक कि दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और जब दोनों बॉडी आइडेंटिकल है, ठीक है, तो पोटेंशियल सेम होने के लिए तब जरूरी हो जाता है कि दोनों पे चार्जेस का अमाउंट सिमिलर आइडेंटिकल हो, सब कुछ आइडेंटिकल हो। सो जो भी चार्ज था वो इक्वली दोनों में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। फाइन, तो इस बेसिक फंडे के साथ आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 3F/8, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, a charged particle q is shot towards another charged particle q, capital Q, which is fixed with a speed v. It approaches q up to a closest distance r and then returns. If q were given a speed of 2v, the closest distance of approach would be. तो एक कैपिटल Q चार्ज है जो कि फिक्स्ड है, ठीक है, एक स्मॉल q चार्ज है जिसको इसकी तरफ प्रोजेक्ट किया गया है विथ स्पीड v। दोनों में रिपल्सन होगी, तो ये जब आएगी रिपल्सन के बाद इसकी स्पीड घटती जाएगी, एक सर्टेन डिस्टेंस पे आने के बाद, मान लो डिस्टेंस है r, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, मतलब ये रुक गई, और फिर उसके बाद वापस हो जाएगी रिपल्सिव फोर्स की वजह से। तो दिस डिस्टेंस इज नोन एज क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तो ये जो स्मॉल क्यू चार्ज इसको अप्रोच कर रही है, तो ये इनिशियली बहुत दूर है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है 12mv²। जैसे जैसे ये पास आएगी तो काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का बढ़ता जाएगा। जब ये यहाँ पे आके रुकेगी और वापस होगी तो उस इंस्टेंट पे ये सारे के सारे काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में। तो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इस सिस्टम का एनर्जी टोटल कंजर्व रहेगी। द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द सेम एज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इनफैक्ट अलजेब्राइकली हम लोग लिखते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0, बट मैग्नीट्यूड वाइज जितना काइनेटिक एनर्जी इनिशियली था उतना ही पोटेंशियल एनर्जी फाइनली हो जाएगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज 12mv² and all this energy gets converted to electrical potential energy, जिसका होगा k q1 q2 by r फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं, तो k कैपिटल q by r²। फाइन, तो ये बेसिक था
क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का। आर इससे फाइंड कर सकते हो, दिस आर इज, सॉरी आर स्क्वायर नहीं, आर होगा, फोर्स नहीं है बल्कि पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है के क्यू वन क्यू टू बाय आर, सो के क्यू क्यू बाय आर। तो इससे हम लोग आर फाइंड करेंगे और वही क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होगा। अब करें इफ अप्रोच इज क्यू, it approaches q up to closest distance r and then returns if q were given a speed of 2v, अगर स्पीड को हम लोग डबल कर दे तो r पे क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच पे क्या फर्क पड़ेगा, जाहिर सी बात है तेज फेंकेंगे तो ज्यादा करीब जाएगी, लेकिन यहां से हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन लिख सकते हैं, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, ठीक है। तो v को अगर डबल करेंगे 2v करेंगे तो ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच जो है ये r बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा, r बाय 4 हो जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में है तो इसका मतलब r बाय 4 हो जाएगी, फाइन। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, r बाय 4 व्हिच इज ऑप्शन डी। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का ये फॉर्मूला है, r इससे फाइंड करोगे, इसे याद रख सकते हो आप। 13 now 14 four charges equal to minus q are placed at the four corners of a square and a charge q is at its center. If the system is in equilibrium, the value of capital Q is, तो चार चार्जेस स्क्वायर के कॉर्नर पे रखा गया, चारों का मैग्नीट्यूड एक्चुअली सेम है, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू, और इसके सेंटर पर भी एक चार्ज रखा गया स्मॉल क्यू, और कह रहा प्रॉब्लम कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो सेंटर पर जो चार्ज स्मॉल क्यू है उस पे नेट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि आप जानते हो ये डायगोनल पे जो ये माइनस क्यू है इस कॉर्नर्स पे, इसके वजह से इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स, इस माइनस क्यू की वजह से इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स, तो सो वो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम में है, तो उसके बारे में अगेन सोचना नहीं है। अगेन बाय सिमेट्री, अगर कॉर्नर के किसी एक चार्ज इसकी इक्विलिब्रियम अगर हम लोग कंसीडर कर ले, मान लेते हैं इक्विलिब्रियम में है, तो डेफिनेटली बाय सिमेट्री बाकी तीनों भी इक्विलिब्रियम में होगा, तो सो किसी एक के इक्विलिब्रियम को हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। चलो इस कॉर्नर वाले की बात करता, तो इस पे कौन कौन से फोर्स है, तो यहाँ माइनस क्यू चार्ज था, इस बात का ध्यान रखें, तो इस माइनस क्यू में रिपल्सन, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, मान लो स्क्वायर का साइड लेंथ है ए, फिर इस माइनस क्यू में रिपल्सन के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इस माइनस क्यू में रिपल्सन तो के क्यू स्क्वायर बाय, ये डायगोनल रूट टू ए लेंथ की होगी, रूट टू ए का होल स्क्वायर, और इस माइनस क्यू और इस स्मॉल क्यू में क्या होगा, सपोज अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन होगी तो इस तरफ फोर्स आएगी, ठीक है, तो इस फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो इस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस डायगोनल की हाफ होगी, तो डायगोनल होता है रूट टू ए, उसकी हाफ ए बाय रूट टू का होल स्क्वायर, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो के कैपिटल क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ये टू ऊपर चले जाएंगे ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये चार फोर्सेस हैं और इसके अंदर ये सिस्टम हमारा या ये चार्ज माइनस के इक्विलिब्रियम है, तो रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर है और इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगी, कितना, तो रूट टू टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ये ऑलरेडी इस डायरेक्शन में है तीसरा वाला फोर्स, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, सेम डायरेक्शन में है, और ये चौथा वाला फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का एडिशन इस फोर्थ वाले फोर्स के इक्विवेलेंट अपोजिट होगा, तो ये आप कर सकते हो, ऑलराइट। तो ये है ऊपर में आपको 2k क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इक्वल्स, इन दोनों को ऐड करें तो रूट टू टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर, और इसी से आप सिंप्लीफाई करके स्मॉल क्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो के कैपिटल क्यू कैंसिल हो जाएगा सब जगह से, के कैपिटल क्यू कैंसिल, ए स्क्वायर भी कैंसिल, तो बचा 2q इक्वल्स रूट टू प्लस 1/2 टाइम्स q, ऑलराइट। अब फिर इसमें 2 से आप डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करेंगे
तो ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/4 टाइम्स क्यू। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर है। हाँ, 4 एलसीएम हो जाएगी, तो 4 एलसीएम हो जाएगी तो 2√2 आना चाहिए ऊपर, 2√2 प्लस 1, ऑप्शन बी। q/4 टाइम्स 1 प्लस 2√2, ये आ जाएगा आपका। कैलकुलेशन आप देख लेना तो इससे पता चल जाएगा। ये एलसीएम लेंगे 4 होगा, तो इससे 2√2 प्लस 1 इंटू क्यू। फाइन। चलो नेक्स्ट वन 15। A charge while drop is suspended in a uniform field of 3 × 10⁴ volt per meter so that it neither falls nor rises. मतलब इक्विलिब्रियम में है चार्ज while drop. The charge on the drop will be, चार्ज कितना है, तो अगर एक चार्ज ड्रॉप है इक्विलिब्रियम में, सस्पेंडेड इन एयर है, तो इस पे लगने वाले फोर्स एक तो mg होगा और एक इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। डेफिनेटली इसको ऊपर ही होना पड़ेगा ताकि ये mg को बैलेंस कर सके, तभी ये इक्विलिब्रियम में होगी। तो सो क्यू ई इक्वल्स एम जी, तो चार्ज बताना है, क्यू ई इक्वल्स एम जी, सो क्यू इक्वल्स एम जी बाय ई। तो मास कितना दिया हुआ है, तो टेक द मास ऑफ द चार्ज इज 9.9 इंटू 10⁻⁻15 किलोग्राम। जी इज 10 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ई 3 इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर। Now simplify it, तो 3 से कैंसिल करेंगे, 3.3 इंटू 10⁻, ये 4 है तो -4 -19 एंड 1 -18, 3.3 10⁻⁻18 कूलम। ऑलराइट, तो 3.3 10⁻⁻18 कूलम which is given in option C, 3.3 10⁻⁻18 कूलम। फाइन। 16. 2 point charges plus 8q and minus 2q are located at x equals 0 and x equals L respectively. The location of a point on the x-axis at which the net electric field due to these 2 point charges is 0. तो 2 point charges है plus 8q and minus 2q, plus 8q and minus 2q। ठीक है, ये x इक्वल 0 पर है और ये x इक्वल्स L पर है। अब इस लाइन पे आपको एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है इस एक्स एक्सिस पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों का क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, वो इजीली आप सॉल्व कर लेंगे इससे, फॉर्मूला से डायरेक्टली। जैसे इसका अगर आंसर करना चाहते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर बताना है तो मतलब इस चार्ज से दूरी बतानी है। सपोज इस चार्ज के मैग्नीट्यूड को चलो Q1 कहते हैं, 8q, इस चार्ज के मैग्नीट्यूड को Q2 कहते हैं, ध्यान दो मैग्नीट्यूड कह रहा हूं 2q, फाइन, माइनस को छोड़ करके। तो ये चार्ज बड़ी है और ये चार्ज छोटी है, दोनों चार्जेस का नेचर अपोजिट है, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। तो ये जो डिस्टेंस होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना होता है, दैट डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द चार्ज। ये डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ चार्ज के होता है। बट आपको ये डिसाइड करना होता है कि पॉइंट किस तरफ है, वो इस तरफ है, बीच में है या लेफ्ट साइड है। तो ये राइट साइड होगा, लेफ्ट साइड नहीं हो सकती। अगर लेफ्ट साइड में पॉइंट लेते हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज अवे, वो नेगेटिव चार्ज, ठीक है, टुवर्ड्स द चार्ज। लेकिन ये बैलेंस नहीं हो पाएगा, ये छोटा चार्ज है ज्यादा दूर है, ये बड़ा चार्ज है और कम दूर है, तो ज्यादा फील्ड हो जाएगा। तो इधर पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, इस तरफ नहीं हो सकता, बीच में भी नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव का फील्ड इस तरफ, नेगेटिव का भी इस तरफ, नहीं होगा बैलेंस। सो राइट साइड ही होगा, ठीक है। बट इसको मैं बाद में समराइज करके आपको बताता हूं। तो इसका जो ये डिस्टेंस होगा x1 फ्रॉम द चार्ज x1, ये जो जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है, तो उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज, ये q1 क्या होगा, तो √q1 बाय √q1 माइनस √q2 इंटू L। और अगर सेकेंड चार्ज से डिस्टेंस बताना है तो √q2 बाय √q1 माइनस √q2 इंटू L। तो ध्यान दे ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे व्हेन चार्जेस आर अपोजिट इन नेचर,
एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, ठीक है। तो इससे आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगी। अब ये डिस्टेंस तो फॉर्मूला से निकाल रहे हैं, फाइन, लेकिन एक्चुअली में आपको बताना पड़ेगा वो किस तरफ है, राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, इतने डिस्टेंस पे किधर। तो ये ध्यान रखेंगे, ये जो x1 डिस्टेंस है, ठीक है, बड़े वाले चार्ज से दूर, यहां से बड़े वाले से दूर और छोटे वाले के करीब होगा, ठीक है। तो सो इस केस में हमारा ये जो x कोऑर्डिनेट x1 है वो जाएगा √q1, तो √8q डिवाइडेड बाय √8q माइनस √2q इंटू एल। और ये वेरी सिंपल है, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 8 मतलब 2√2 डिवाइडेड बाय 2√2 माइनस √2 इंटू एल। तो √2 तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 बचेगा, दैट मीन्स 12। तो वो पॉइंट जो है एक्चुअली 12 डिस्टेंस पर है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो एक केस आपको बताया, जब दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर का हो तो दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पर होगी, तो वो ऐसे पॉइंट होगी जो बड़े चार्ज से दूर होगी और छोटे चार्ज के करीब होगे। और उसका फॉर्मूला, तो x1 से डिस्टेंस का ये फॉर्मूला, x2 से डिस्टेंस का ये फॉर्मूला। बट अगर दोनों चार्जेस सिमिलर नेचर का हो, व्हेन चार्जेस आर सिमिलर इन नेचर, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है, जिसका मैग्नीट्यूड है q1 एंड q2, तो इन दैट केस x1 का फॉर्मूला √q1 बाय √q1 प्लस √q2 इंटू जो भी दोनों के बीच का डिस्टेंस है d, एंड सिमिलरली x2 तो √q2 बाय √q1 प्लस √q2 इंटू d। तो ये सब जो है कहां से किधर, तो अगर दोनों चार्ज सपोज पॉजिटिव नेचर का है तो इस बीच में पॉइंट होगा। अगर इस बीच में पॉइंट होगा तो कहां, तो बड़े चार्ज से दूर और छोटे वाले चार्ज के करीब। ये कॉन्सेप्ट बदलने वाला नहीं है, बड़े चार्ज से दूर और छोटे वाले चार्ज के करीब, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वन 17, two thin wire rings each having a radius r are placed at a distance d apart with their axes coinciding. The charges on the two rings are plus q and minus q. The potential difference between the centers of the two rings is, that there are two rings, coaxial rings है, दोनों का एक्सेस कोइंसाइडिंग है, ठीक है। एक पे चार्ज है प्लस क्यू, दोनों पे एक दूसरे पे चार्ज है माइनस क्यू, दोनों की रेडियस सेम है आर, तो दोनों के सेंटर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बताना है। तो पहले का सेंटर सपोज C1 और दूसरे का सेंटर C2, तो आपको बताना है इसके बीच का ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो C1 इसका पोटेंशियल लिखते हैं, उसे V1 लिखते हैं। तो ये जो पोटेंशियल है दो तरह से होगा, ड्यू टू द सेल्फ चार्ज, जस्ट अ मिनट, चलिए देखो। तो ये जो है दो तरह से होगा, एक तो अपने चार्ज की वजह से ड्यू टू द सेल्फ चार्ज प्लस ड्यू टू द अदर रिंग, ठीक है। तो अपने चार्ज की वजह से, तो रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज होता है के क्यू डिवाइडेड बाय आर। ऐसा इसीलिए तो रिंग का हर पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द रिंग इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो इसलिए पॉइंट चार्ज वाले फॉर्मूला को ये ओबे करता है, के क्यू बाय आर। अदर रिंग के वजह से, तो इसके भी जितने भी पॉइंट्स हैं इस रिंग के, इस सेंटर से सब इक्वल डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस सेम होगा, कितना होगा, तो √r² प्लस दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है d, सो d², ठीक है। तो ये भी पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला ओबे करेगा, के क्यू लेकिन माइनस है, सो माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय √r² प्लस d²। तो ये हुआ फर्स्ट रिंग के सेंटर का पोटेंशियल। नाउ पोटेंशियल ऑफ द सेकेंड रिंग, तो अगेन v ड्यू टू द सेल्फ चार्ज प्लस v ड्यू टू द अदर सेल्फ, तो वही पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला माइनस के क्यू बाय आर
अदर के लिए तो प्लस के क्यूब बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, V1 माइनस V2 कर दें। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो के क्यूब बाय आर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2k स्मॉल क्यूब बाय आर, से स्मॉल के क्यूब बाय आर। और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ऑलरेडी है और ये भी माइनस हो जाएगी, तो माइनस 2k क्यूब बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, 2 कॉमन हो जाएगी k, सो 2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 2k, q भी कॉमन है तो बचा क्या 1 बाय आर माइनस 1 बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन ए है। ठीक है, ये 2 2 कैंसिल होगा तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन 18, a parallel plate capacitor made by stacking n equally spaced plates connected alternatively. If the capacitance between any two adjacent plates is C, then the resultant capacitance is। तो चलो इसका कॉन्सेप्ट समझो आप। अगर ऑल्टरनेट प्लेट्स को इस तरह से मान लेते हैं, हमारे पास 3 प्लेट है और ऑल्टरनेटली कनेक्ट कर दें, इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मान लो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें कितने कैपेसिटर आपको दिख रहा है, 2 होगा, एक इसके बीच का कैपेसिटेंस और दूसरा इसके और इसके बीच का कैपेसिटेंस। अब अगर 2 है तो ये सीरीज में है या पैरेलल में है, ये ध्यान दो। तो ये देखेंगे कि इसका ये प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव से, फिर ये प्लेट भी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी के और ये नेगेटिव से, तो दोनों कैपेसिटेंस सेम बैटरी के साथ अटैच्ड है। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में है। तो इसका इक्विवेलेंट अगर एक का CC है तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2C। तो ध्यान दे 3 प्लेट है तो यहाँ पे क्या आया है 2। अब 4 लेते हैं, 1 2 3, देयर आर सपोज 4 प्लेट्स। अब इसको अल्टरनेटली अगर हम लोग कनेक्ट कर दें, इसको इससे और इसको इससे कनेक्ट कर दें, तो मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी के और ये नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो अब ये है पॉजिटिव से कनेक्टेड, ये नेगेटिव से, तो इसका C, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव से, इसका C, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसका C। तो ये तीनों सेम बैटरी के क्रॉस कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट, इसका मतलब पैरेलल है, तो ये जाएगा कितना 3C। तो 4 प्लेट है 3C। चलो एक और देख लेते हैं, 5 प्लेट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब अल्टरनेटली कनेक्ट करते हैं, इसको इससे, फिर ये भी अल्टरनेट हो गया और इसको इससे कनेक्ट कर देता है, ये प्लस से और ये माइनस से। अगेन ये माइनस और ये सामने पॉजिटिव फेस से कैपेसिटेंस C, पॉजिटिव फेस और ये नेगेटिव फेस C, नेगेटिव फेस पॉजिटिव फेस, पॉजिटिव फेस नेगेटिव फेस C। तो ये सब एक ही बैटरी के क्रॉस अगेन पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 4C। तो फॉर n कैपेसिटर्स C इक्विवेलेंट कितना होगा n प्लेट्स अगर है तो C इक्विवेलेंट इज n-1 इंटू C। ठीक है, तो n प्लेट्स को अल्टरनेटली अगर आपस में कनेक्ट करें तो n-1 कैपेसिटर बनेगा। ठीक है, n-1 कैपेसिटर बनेगा। अब वो सब आपस में पैरेलल में होगा, दैट्स व्हाई n-1 इंटू C। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B, n-1 into C. Next one. A charged ball B hangs from a silk thread S which makes an angle theta with a large charge conducting sheet P as shown in the figure. The surface charge density sigma of the sheet is proportional to। सिंपल है, एक ये शीट है, ठीक है, जिसकी चार्ज डेंसिटी सपोज सिग्मा है और इससे ये सिंपल पेंडुलम हैंग कर रही है कितने एंगल पर
थीटा एंगल पर। तो आपको बताना द सरफेस चार्ज इनटू सिग्मा ऑफ द शीट इज एंगल थीटा इज गिवन। ठीक है, तो इस बॉब पे कौन कौन से फोर्सेस, एक तो वेट mg होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्स होगी, तो वो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा कितना, तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑलराइट, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको, और इसमें टेंशन होगी, ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 होगी। तो इन दोनों का रिजल्टेंट mg और QE का रिजल्टेंट टेंशन के इक्वलेंट अपोजिट होगी, इस डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट होना है, सो इक्वलेंट अपोजिट होगी। तो सो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगी। तो दैट मीन्स tan थीटा इक्वल्स, इस राइट एंगल ट्रायंगल से देखेंगे तो ये है mg और ये इसके इक्वल QE, सो mg डिवाइडेड बाय QE। बट E कितना होता है, तो कंडक्टिंग शीट है जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कंडक्टिंग शीट अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है तो उसके पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ले लेना है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो mg बाय q सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट ऊपर, तो सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, चार्ज प्रोपोर्शनल टू cot थीटा। ठीक है, तो सिग्मा प्रोपोर्शनल टू cot थीटा, inversely proportional to tan theta and proportional to cot theta. So correct answer is option A. 20. A fully charged capacitor has a capacitance C. It is discharged through a small coil of resistance wire embedded in a thermally insulated block of a specific heat capacity S and mass M. तो एक कैपेसिटर है जो कि फुल्ली चार्ज है, अब इसको डिस्चार्ज करना है, तो इसको कनेक्ट कर दिया एक एम्बेडेड रेजिस्टेंस से, जिसका ये थर्मली इंसुलेट किया गया है, तो जिसका मास है m, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है s। तो आपको बताना है अगर इसका टेम्परेचर, जब ये डिस्चार्ज होगी कैपेसिटर, तो एनर्जी इसको मिलेगी, हीट डेवलप होगी, जिससे इसका टेम्परेचर डेल्टा T से बढ़ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया गया था अक्रॉस द कैपेसिटर, ये आपको बताना। तो मान लो पोटेंशियल डिफरेंस, इसका कैपेसिटेंस C, पोटेंशियल डिफरेंस था V, तो कितना एनर्जी स्टोर्ड रहा होगा, हाफ CV स्क्वायर। दिस वाज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। नाउ इट इज बीइंग डिस्चार्ज थ्रू ए रेसिस्टर, द हीट डेवलप्ड इन द रेसिस्टर कैन बी गिवन एज ms डेल्टा T। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इस जो भी मटेरियल है उसका दिया हुआ है S, मास है m, टेम्परेचर में चेंज हुआ डेल्टा T। तो थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा ये ms डेल्टा T वाला फॉर्मूला, डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट की रिक्वायरमेंट है तो उसका फॉर्मूला होता है ms डेल्टा T। अब इसको इक्वल कर दो और इससे आप V फाइंड कर सकते हो, तो ट्वाइस ms डेल्टा T डिवाइडेड बाय C का स्क्वायर रूट, the square root of twice ms delta T by C, ऑप्शन C। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 2002 से लेकर 2005 तक के जितने भी प्रॉब्लम्स पहले पूछे गए थे जेईई मेन में, उसका डिस्कशन। तो फिर इसी तरह से मैं आगे फिर 2006 ऑनवर्ड्स का वीडियो लेकर के आऊँगा, बहुत जल्द आऊँगा। ऑल राइट, तो तब तक आप इसे देखें, रिवाइज करें, जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने बताया उसे समझें। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपके कोई सुझाव हो, आप कुछ चाहते हो जो डिस्कस करूं मैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे लिख के भेज सकते हैं कि क्या आप डिस्कशन करना चाहते हैं। ऑल राइट, थैंक यू, तब तक बाय बाय।